शुरू कर दे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आज सुबह की अगर हेडलाइन देखें तमाम अखबारों की तो आपको पता चलेगा जेईई में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं और कुछ उस पर जांच भी बैठी है। 9 लोगों की तकरीबन उसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है। एसआईटी ने ये खुलासा भी किया है और वो सारे सबूत जो हैं वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने एसआईटी को कहीं ना कहीं उपलब्ध कराए थे। तमाम इस प्रकार की घटनाएं उत्तराखंड में हो रही है और आज दोबारा से आप फिर से प्रेस क्लब आ गए हो। मैं चिट्ठा देख रहा हूं आपके पास, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला तो आपको बताऊं तो वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहा है उत्तराखंड में, तमाम भर्तियों में चीजें सामने आ रही है। आप सामने देख सकते हैं कि 2021 में संपन्न हुई परीक्षा है जो अप्रैल माह में मई में जेईई की हुई थी। उसके बाद जनवरी 2023 में आप देख सकते हैं कि पटवारी की जो परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन बैंक भी बाहर था, उन परीक्षाओं का भी क्वेश्चन बैंक बाहर था। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हुई है, जिन परीक्षाओं के माध्यम से ये अपना प्रशासनिक ढांचा तैयार करते हैं, जिन परीक्षाओं के माध्यम से ये डीएसपी और एसडीएम बनाते हैं, उन परीक्षाओं में झोल ना हुआ हो ये हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए भी कुछ तथ्य हमारे पास हैं। आप देख सकते हैं कि लोअर पीसीएस का पेपर हुआ, आपने उसमें 12 प्रश्नों को बोनस देकर कई लोगों को फायदा पहुंचाया। हाँ, जहां जिनके सही इसमें क्वेश्चन थे उनको तो घाटा हुआ, परंतु जिनके गलत थे या जिन्होंने करा ही नहीं था उनको आपने फायदा जरूर पहुंचाया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लोअर पीसीएस का मामला कोर्ट में चल रहा था, मामला न्यायालय में लंबित था और आपने वहां पर उसकी जो ओएमआर वगैरह वो सब जला दी। क्यों जला दी? क्योंकि मुझे डर था कि भविष्य में यदि जांच हो गई तो सब पकड़े जाएंगे। सब कौन पकड़े जाएंगे? चतुर्वेदी जैसे जो और लोग आयोग के अंदर जो पूरा रैकेट चला रहे हैं वो भी पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने उसकी कॉपियां जला दी। उसके बाद अपर पीसीएस की बात आती है। अपर पीसीएस में वहां पर देखिए जब लिखा हुआ कि 3 सील होनी है, बल्कि मैं आयोग गया, मैंने वहां प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तो उन्होंने मेरे को एक सेट लाकर दिखाया और उसमें चीजें दी कि सबसे बड़ी जो पन्नी थी उसके अंदर 16 सेट थे। उन 16 सेटों में अलग अलग पन्नियों से सील करा हुआ था, पर जो तीसरी सील थी वो अपर पीसीएस के पेपर में नहीं थी, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था कि किस प्रकार की वो सील है। तो उसमें पटवारी के पेपर में सील है, लोअर पीसीएस में सील है, यहाँ तक कि अन्य एग्जामों के पेपर में सील है। अपर पीसीएस में सील ना होने का कारण आप जान सकते हो कि किसी न किसी किन्हीं लोगों को टारगेट करके ओएमआर दी गई थी, क्योंकि आयोग को ये पता रहता है कि किस अभ्यर्थी के पास कौन सी ओएमआर जानी है। क्या पता उसमें गोले भर के दिए हों, टिक लगा के दिए हों। तो ये जो गड़बड़ियां हैं इन बड़ी परीक्षाओं में हुई है। और उसके बाद आरओ, एफआरओ और यहाँ तक कि देखिए वीडियो का जब प्रकरण आया था, सचिवालय से ही 2 जो अपर निजी जो सचिव है उनकी गिरफ्तारियां हुई थी और उनकी जो परीक्षा, जिन परीक्षाओं के माध्यम से वो इस प्रशासन में आए थे, तो उनकी जांच नहीं हुई, वो भी आयोग ने ही संपन्न करवाई है। अब मामला सीधा सा ये है, आपने जो आप बता रहे हो कि उसमें सील नहीं लगी थी, तो ये आयोग के पास है, एसआईटी के पास, कब आपने पूरा मामला दिया था? क्योंकि कुछ मामलों पे तो कार्रवाई हो गई है। नहीं, कुछ मामलों पे कार्रवाई होगी है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, जो चीजें हमारे पास आ रही है, जो चीजें किसी के पास आ रही है, वो किसी के माध्यम से एसआईटी को जा रही है या किसी के माध्यम से आयोग तक या मुख्यमंत्री तक जा रही है, उस पर तो कार्रवाई हो रही है। परंतु बात यह है कि जो चीजें सामने नहीं आ पा रही है और जिसमें गड़बड़ियां हुई है उनको ये क्लीन चिट दे रहे हैं। किस आधार पे? क्योंकि गड़बड़ियां तो हुई है, इसमें अब कोई शंका नहीं है। थोड़ा अपना कैमरामैन को कहूंगा जरा थोड़ा आगे भी आ जाए। ये पटवारी का पेपर है। हाँ। ये देखिए ना, अंदर 2 सीलें लगी हुई है। ये लोअर पीसीएस 2021 का पेपर है, इसमें सील लगी हुई है। ये एसीएफ का है, इसमें 2 सीलें लगी हुई है। पर अपर पीसीएस जिसमें एसडीएम और डीएसपी बनने हैं उसमें ही सील नहीं है। तो क्या कारण हो सकते हैं? आयोग के अध्यक्ष का जो सर्विस रिकॉर्ड रहा है वो शायद वास्तव में ठीक रहा है। जब से वो एसडीएम थे, जब से सचिव ना होना और ओएमआर का जला देना, तो कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न होती है। और आप देख सकते हैं ना, जिन लोगों ने जलाया है उनके ये हस्ताक्षर है, यहाँ पर उनके नाम है। ये देखिए ना, जिन लोगों ने जलाए हैं, ये आयोग की कमेटी है। इन लोगों ने जब मामला न्यायालय में लंबित था तो किस आधार पर ये जलाया गया, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए ना, कोई मामला अगर न्यायालय में लंबित है तो आप नहीं कर सकते हैं, नहीं जला सकते हैं, तो आपको रखना चाहिए था उसको। पर इन्होंने किसी के बचाव के लिए ये कृत्य किया है, जिसको आज पूरा उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड का बेरोजगार भुगत रहा है। परंतु अब चिंता ये है
कि क्या उन लोगों को हमारी एसआईटी पकड़ेगी, क्या उन लोगों पर सरकार कार्रवाई कर जब आप मुख्यमंत्री से मिले थे तो ये सब डिमांड रखी थी आपने उनके सामने या लिखित में दिया था? आयोग से हम मिले थे तो 4.5 घंटे बैठक हुई आयोग से। आयोग का पूरा पैनल बैठा हुआ था, आयोग के अध्यक्ष बैठे थे, एसआईटी की निगरानी के लिए जो एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह जी वो बैठे थे, उनके परीक्षा नियंत्रक बैठे थे, उनके सचिव बैठे थे, उनके तमाम जो पैनल था वो बैठा था और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के 4 प्रतिनिधि बैठे थे। 4.5 घंटे वार्ता हुई। उन सभी चीजों में हमने ये बात रखी, हमने ये चिंता भी जाहिर की कि आपने पटवारी के पेपर 12 तारीख को कराने का निर्णय लिया है, क्या रातों रात पेपर कैंसिल करके और रातों रात दूसरी तिथि दे करके क्या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं है? उसमें आयोग के अध्यक्ष का ये मत था कि जैसा बच्चा चाहेंगे। तो बच्चे तो दुविधा में हैं और आपने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। क्या ये भी हो सकता है कि उनका प्रेशर आया हो, जिनके 18-20 लाख दे रखे हैं, कि जो 380 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उसमें से 100 नंबर का प्रश्न तो पेपर तो छप चुका है, 280 प्रश्नों में से ही पेपर बनाइए और हमारा सिलेक्शन करवाइए, हमारे पैसे बचेंगे, तुम लोगों के नाम बचेंगे जो नाम हम देने वाले हैं। ये भी हो सकता है। लेकिन एसआईटी का तो इसमें ये कहना है कि उन छात्रों को जिन्होंने पेपर दिए थे, जिसमें थे, उनका नाम दिए जा चुके हैं आयोग को और आयोग अब उनको देखकर चेक करेगा कि ये गलत बात है। परसों ही हमारे जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सचिव है सजेंद्र कठेर जी, उनकी आयोग से वार्ता हुई है और उन्होंने ये कहा कि आयोग कभी मना कर रहा है किसी भी नाम के लिए। तो जब मना कर रहा है, मैं तो साफ तौर पे कह रहा हूँ ना, पटवारी में गिरफ्तार कई लोग, उनमें से एक व्यक्ति है जिसके बेटे ने उस दिन रात को पेपर पढ़ा था और उनका वही बेटा 12 तारीख को पेपर देने जा रहा है। कर लो उसका, कुछ कर लो, और 280 में से क्वेश्चन बना दिए तो सिलेक्शन होगा उसका। करिए ना, एसआईटी जांच करें कौन है वो। एसआईटी को दी है आपने ये रिपोर्ट पूरी अभी तक? देखिए, हमने क्वेश्चन बैंक दे दिया, हमने रिकॉर्डिंग दे दी, जिस बच्चे की बात आप सब कुछ दे देंगे। अगर थाली में हमने भोजन दिया, मुंह में भी रख देंगे तो क्या है, तो कर दीजिए ना। अगर वो विचलन वाला जो प्रक्रिया है मुख्यमंत्री का, तो आप उससे ही करिए। फिर प्रदेश के तमाम विभाग ठप कर दीजिए और विचलन जो है उस विचलन के माध्यम से इस प्रदेश को चलाइए। अगर आप विचलन के माध्यम से ये सारी वो करना चाहते हैं तो बड़ा मतलब पीड़ा यहाँ पर हो रही है कि किस प्रकार से हम 5-6 सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके बावजूद भी जहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए, जहाँ पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, जब लगने लग गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़े रैकेट, बहुत बड़े माफिया उत्तराखंड में काम करें, तो सीबीआई को इन्वाइट करने में क्या दिक्कत है? अगर पाक साफ है, अगर आप 2025 तक इस उत्तराखंड को कह रहे हैं, डेली विज्ञापनों में लाखों रुपए खर्च कर दिए इन्होंने ये कहते हुए कि 2025 तक हम उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। टोटल कितनी भर्तियां अगर मिला जुला हम देखें तो टोटल कितनी भर्तियां जिस पर आप अभी सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, बहुत भर्तियां हैं और अब मैं नंबर वाइज तो गिना नहीं पाऊंगा, अब अनगिनत ही समझ लीजिए। अब भर्तियां देख लीजिए, जब पेपर क्वेश्चन बैंक की सबके बाहर आ रहे हैं तो कितनी भर्तियां होंगी? बहुत सी भर्तियां हैं, इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं। तो मैं वही कहना चाहूंगा, और आप देख लीजिए कर क्या रहे हो। जब पेपर हो रहे हैं तो सीटें बेच रहे हैं और जहां पर इनको लग रहा है कि सीटें नहीं बिकेगी या कुछ बात नहीं बन पा रही है, वहां पर पद घटा दे रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर उद्यान के देखिए, अध्याचन वापस मंगवा लीजिए। करना क्या चाह रहे हो, मेरे समझ ये नहीं आ रहा है, उत्तराखंड के युवाओं के समझ ये नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रहे हैं। क्या इस प्रकार से सरकार चलाओगे? क्या इस प्रकार से सत्ता चलाओगे? अगर नहीं चलानी आ रही है तो इस्तीफा दे दीजिए, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है किसी की। पर अगर नीयत साफ है तो करिए कार्रवाई, हम भी साथ हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक मामला आपने और उठाया था जो बता रहे थे कि पत्नी के लिखने पर मात्र, क्या कुछ था वो मामला? देखिए, ये मामला ये था कि 16 नवंबर 2022 को उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने उत्तरांचल प्रेस क्लब से एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहा था कि जनजाति निदेशालय जो है, यहाँ पर जनजाति कल्याण निदेशालय, उस पद पर जो निदेशक के पद पर जो तैनात जो व्यक्ति है, जिसको तैनात किया गया है, वो सीएम धामी के लंगोटिया यार है। उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि यहाँ पर वो उनके करीबी हैं, उनके संयुक्त सचिव भी है, और वहां पर जब मानक देखे जाएं तो मानक वहां पर जो है वो एक आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस वहां पर बैठ सकता है, परंतु संजय टोलिया सचिवालय संवर्ग का व्यक्ति है तो उसे वहां से हटाया नहीं गया, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा उस दिन आश्वस्त किया गया था कि हम इन पर कार्रवाई करेंगे, परंतु अभी तक नहीं हुई। उसके बाद टोलिया के द्वारा जो वहां पर की गई चीजें हैं, जो किए गए कृत्य हैं, देखिए ना, संजय टोलिया जी का लेटर है जिसमें उन्होंने जो कविता सोलंकी पत्नी श्री राजीव कुमार सोलंकी, आदर्श कॉलोनी, सितारगंज रोड, खटीमा, उधम सिंह नगर, पत्र लिखती हैं सीएम साहब को कि मेरे पति
कि डिग्री ये है और वो 4200 पे काम कर रहे हैं और 5400 पे उनको नियुक्ति दी जाए। सीएम साहब मोहर मारकर यहाँ पर आदेश कर देते हैं और कहते हैं कि विचलन के माध्यम से ये करना है। तो अगर विचलन के माध्यम से प्रदेश चलाना, विभाग बंद कर दीजिए पूरे, कई हजारों करोड़ रुपए आपके सैलरी के बच जाएंगे। विचलन के माध्यम से प्रदेश चलाइए। और जब वो भी तब पत्नी के, ये मुझे पूरे भारत वर्ष में मुझे लगता है कि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा में तो एक लेटर के माध्यम से नौकरियां दी जा रही थी और यहाँ लेवल 10 की जॉब पत्नी के लेटर पर लेवल 10 दी जा रही है। तो ये हमारे बेरोजगार क्या करेंगे? गजब हो रहा है उत्तराखंड में भाई। सुनो बात पूरी सुनो। इसके बाद वो भी तब जब इनके ही सचिवालय के अंदर से वित्त सचिव मोहर लगाकर लिखते हैं किसी भी सर्विंग ऑफिसर को उसके ग्रेड पे से ऊपर तैनात किया जाना वित्तीय अनियमितताएं हैं, उसके बाद ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है। और अगर आप कह रहे हैं कि 25 तक उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो अपना मेरा मत देखिए, आपके करीबी हो या कुछ हो, अगर गलत हुआ तो इनको तत्काल हटाइए, नहीं हटाया तालाबंदी होगी उस निदेशालय में, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो बड़ा ही गजब हो रहा है उत्तराखंड में, और खाली उत्तराखंड में ही आपको देखने को मिलेगा जहां पर एक पत्नी के लेटर लिखने से पति को नौकरी मिल जाती है। हंसी भी आती है इन बातों को देखकर कि आखिर ये चल क्या रहा है। एक तरफ स्वर्णिम उत्तराखंड बनाने की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर आप देखिएगा पूरे उत्तराखंड में पटे पड़े हैं सरकार की जो कामयाबी है उसको दिखाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिएगा आए दिन ये लगा था कि वीडियो वीपीडीओ जो यूके SSC में भर्ती घोटाला हुआ था उसके बाद शायद ये चीजें नहीं हो पाएंगी, लेकिन लगातार उसके बावजूद भी आए दिन गड़बड़ियां सामने पे आ रही है। पटवारी परीक्षा, उसके बाद जेईई की परीक्षा और तमाम और जो परीक्षाएं और भी हैं उन पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। भाई साहब एक और है, भी कुछ उद्यान विभाग। हाँ, मैं उद्यान विभाग का छात्र हूँ। लगभग 2021 से इसकी तैयारी कर रहा हूँ। यूके SSC के द्वारा इसका जो अधियाचन, इसकी जो विज्ञप्ति है ये 1 अक्टूबर 2021 को जारी होती है 463 पोस्ट पे, जिसमें इन्होंने BSc एग्रीकल्चर और BSc CBZ बायोलॉजी वालों को रखा है। और इसकी जो परीक्षा की जो तिथि है ये अप्रैल 2022 को यूके SSC के द्वारा दी जाती है। इसके बाद इस तिथि को आगे बढ़ा दिया जाता है सितंबर 2022। तब तक वीडियो बीपीडीओ भर्ती की धांधली होती है, तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जो यूके SSC की जो भर्ती है यूके PSC को ट्रांसफर की जाती है। और यूके PSC इसकी तिथि निकालता है 23 अप्रैल 2023 को। और यूके PSC के द्वारा बोला जाता है कि इसका जो विज्ञप्ति है ये 15 जनवरी को इसकी जारी होगी। लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है कि विभाग ने अपना अधियाचन वापस ले लिया। क्या विभाग को उस समय पता नहीं था कि अगर आपने संशोधन करना था तो 2 साल पहले आपने संशोधन क्यों नहीं किया? आज विभाग ने या सरकार ने उन बायोलॉजी वाले बच्चों को उस अंधेरे जंगल में छोड़ दिया, न बच्चा इधर का रहा न उधर का रहा। लगभग इसमें 80 हजार से 90 हजार इसमें आवेदन आ रखे हैं। लगभग इसमें 70,000 बायोलॉजी वाले वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो 2 साल से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। आज विभाग बोल रहा है कि हमने अपना अधियाचन वापस ले लिया है, तो ये इनके भविष्य के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को यही बात बताना चाहते हैं कि यूके PSC को जल्द से भर्ती दी जाए और आगामी 23 अप्रैल को इसकी परीक्षा की जाए। लगभग इसमें 70 से 80 हजार बच्चे जो 2 साल से लगातार बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उस विषय के लिए पढ़ रहे हैं, और आज वापस ले रहे हैं। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे अपने खेती खलिहान बेच के देहरादून आ रहे हैं। हम स्वयं ही, मैं टिहरी डिस्ट्रिक्ट के प्रतापनगर जिले से लगभग 2 साल से इस विभाग की तैयारी कर रहा हूँ इसमें, और आज वापस ले लिया तो फिर इसमें बहुत बड़ी दिक्कत। चलिए बहुत बड़ी दिक्कत है उत्तराखंड में। और बाकी है क्या, एक और जो परिचित करवाएंगे हम लोग जो बेरोजगार संघ से जुड़े हुए हैं। लगातार सवाल भी बेरोजगार संघ पर भी खड़े हो रहे हैं। खड़े ये हो रहे हैं कि हर भर्ती के पीछे चले जाते हैं, रद्द करवाने के पीछे चले जाते हैं, हर भर्ती चाहते हैं कि रद्द हो। तो ऐसे में फिर भर्तियां ही नहीं होंगी तो फिर किस प्रकार से सिलेक्शन हो पाएंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। बेरोजगार संघ कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि हर भर्ती रद्द हो। देखिए, जो भी ज्ञापन या जो भी डिमांड लेके हम मुख्यमंत्री आवास जाते हैं या किसी बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, उस पे कभी भी जो है पूरी तरह से काम नहीं हो पाता है। अगर हमारी 10 मांगे हैं तो उसमें से किसी एक मांग को उठाकर और ये दिखाने के लिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं उस पे एक्शन लिया जाता है, बाकी सारी मांगों को दबा दिया जाता है। अभी पटवारी भर्ती का पेपर जब लीक हुआ था तो पटवारी भर्ती पे तुरंत एक्शन ले लिया गया, और बाकी जो पटवारी भर्ती के पीछे जो अन्य भर्तियां थी जैसे जेई है, एई है, और भी भर्तियां थी, प्रवक्ता भर्ती की भी बड़े स्तर पे जो है लीक होने की पुष्टि हुई थी, तो उनको दबा दिया गया और पटवारी को हाईलाइट कर दिया गया। तो ये जो है चला आ रहा है।
बेरोजगार संघ कभी भी नहीं चाहता कि प्रश्न तो खड़ा हो रहा है ना कहीं ना कहीं जी, जब रिजल्ट आने वाले होते हैं तब बेरोजगार संघ आ जाता है भर्ती रोकने के लिए। कहां से सबूत आ जाते हैं बेरोजगार संघ के पास, और हर भर्ती के पीछे पड़ जाते हैं कि रद्द करवानी है। देखिए सर, ऐसा है, बेरोजगार संघ के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम उसको रद्द करें। रद्द करने का जो अधिकार है वो आयोग के पास है या संबंधित अधिकारियों के पास है। अगर वो सेग्रीगेशन कर सकते हैं और इन माफियाओं के खिलाफ, उन बच्चों के खिलाफ जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं, तो भर्ती को आगे प्रोसीड करिए। हमारे पास कोई अधिकार थोड़ी ना है कि हम भर्ती को रद्द करवाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य रह गया है। हम चाहते हैं कि आप खुल के जांच करिए, स्पष्ट कीजिए हर एक चीज को, और जब नहीं कर सकते हो तो एकमात्र तरीका रह जाता है कि भर्ती कैंसिल करिए। बिल्कुल स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देख रहे भर्ती का मामला भी है सर ना। देखिए सर, हाँ, एक बहुत ही बड़ी लेवल 10 और क्लास 1 की जो हमारी जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, इस भर्ती में एपीआई स्कोर को लागू करके इन्होंने उत्तराखंड के अभ्यर्थियों का उनके हितों के साथ ऐसा खेले हैं कि हमारा जो अभ्यर्थी है, जो नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ है, वो जो है बिना एग्जाम दिए कंपटीशन की दौड़ से ही बाहर हो गया है। यानी कि नेचुरल जस्टिस जो होता है, एक प्राकृतिक न्याय, कि मतलब बिना योग्यता के परीक्षण के ही वो बाहर हो गया है। एपीआई स्कोर को लागू करके बाहर के जो स्टेट के कैंडिडेट है उनको सीधा सीधा फायदा पहुंचाया गया। जो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट हैं जिनके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में 90% मार्क्स हैं, जो बीएचयू, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी से आते हैं, हमारे स्टेट का कैंडिडेट जो बमुश्किल 60% मार्क्स लेके आता है अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो कैसे कॉम्पीट करेगा इनके साथ। और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स पे, नेट के मार्क्स पे एक मेरिट बना ली गई, शॉर्ट लिस्टिंग किया गया और साक्षात्कार के आधार पे जो है चयन करवा रहे हैं। और साक्षात्कार के आधार पे चयन करवाने से सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसमें भाई भतीजावाद और पैसा जम के चलेगा। क्योंकि इससे पहले भी पैनल के जो मेंबर्स थे उनकी मनमानी हम देख चुके हैं। अभी जो ऑडियो लीक प्रकरण सामने आया था जिसमें पीड़ित महिला को संबंधित व्यक्ति, जो आयोग के पैनल का एक मेंबर रहा है, उसने सीधे सीधे कहा है, आश्वासन दिया है कि मैं आने वाली भर्तियों में तुम्हारा सिलेक्शन करा दूंगा। इसका मतलब यह है कि पैनल में अंदर जम के पैसा चलता है, मनमानी चलती है, वो किसी को भी बाहर कर सकते हैं, किसी को भी अंदर कर सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अभी सुनने में आया है इसमें भी 50-50 लाख रुपए चला है और पैसा ऊपर तक पहुंचा है। इस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर कार्मिक सचिव बगोली जी से मेरी कई बार मुलाकात हुई, फाइलों के बंडल लेके गया, हर मामले को समझाया। यूजीसी के जो रेगुलेशन थे 2018 के 21 के, वो समझाए। डिग्री कॉलेज पे वो बाध्यकारी नहीं है, उसके बाद भी इन्होंने लागू किया और हमारे स्टेट का कैंडिडेट दौड़ से ही बाहर हो गया। तो इन मुद्दों को कौन देखेगा? लेकिन इन सब चीजों के बीच मेरे को एक चीज थोड़ा समझ नहीं आ रही है। एक तरफ संकल्प नए उत्तराखंड का चल रहा है और दूसरी तरफ बेरोजगार संघ जो आवाज उठा रहा है, आवाज विपक्ष को उठानी चाहिए। विपक्ष कहीं साथ दे रहा है, विपक्ष साथ में है कांग्रेस। देखिए सर, ऐसा है, विपक्ष की जो भूमिका रहनी चाहिए थी वो कभी रही नहीं उस तरीके से, जो वास्तव में एक प्रेशर ग्रुप होता है, जो क्योंकि देखिए इन्वॉल्वमेंट तो हर पार्टी का, हालांकि कुछ विधायकों ने उठाया है मामला भुवन कापड़ी वगैरह। भुवन कापड़ी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में वीडियो भर्ती को लेकर भी उन्होंने जो है हमारे साथ जो है कंधे से कंधे मिलाकर चले थे। तो ऐसे कुछ विधायक हैं जो हमारे साथ जो है सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, ना कि पार्टी के बेस पे कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर विपक्ष वास्तव में अपनी भूमिका अदा करना चाहता है तो इस प्रकरण जो घटित हो रहे हैं उनमें खुल के आइए, खुल के जांच करिए। क्या तुम्हारे पास इसमें संसाधन नहीं है? विपक्ष हो, कभी सत्ता में भी रहे हो, तुम्हारे पास तो हर संसाधन है। बड़े बड़े वकीलों से तुम्हारी जान पहचान है, बड़े बड़े जो है न्यायाधीशों से तुम्हारी जान पहचान है। क्या तुम जो है बेरोजगार संघ के साथ या जो है इनके खिलाफ जो आवाज उठा रहे उनके साथ खड़े नहीं हो सकते? तुम्हारे पास संसाधन है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंडिविजुअली कुछ विधायक हैं जैसे कापड़ी जी हैं, वो हमारे साथ आ रहे हैं, उनकी जितनी भी सामर्थ्य है वो हमारे साथ पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पार्टी के रूप में देखें तो विपक्ष की वैसे बिल्कुल विपक्ष की भूमिका पर भी इसलिए हम लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि जो मामले बेरोजगार संघ उठा रहा है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को जरूर सड़कों पर उठाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष के पास एक पावर भी होती है, कुछ विधायक भी उनके पास भी हैं, लेकिन विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा। एक तरफ संकल्प नए उत्तराखंड का चल रहा है, बैनर आप देखिएगा तमाम उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगे, और दूसरी तरफ विपक्ष बिल्कुल खामोश।
अब देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और कुछ भर्तियों में जो सवाल उठाए हैं बॉबी पवार ने, क्या मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे कि नहीं लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन।